दुनिया के बेहतरीन विश्वविद्यालयों में से एक से ग्रेजुएट होने के अवसर पर आज आपके साथ होना मेरे लिए सम्मान की बात है। मुझे कॉलेज से कभी ग्रेजुएट की उपाधि नहीं मिली। सच कहा जाए तो ये कॉलेज ग्रेजुएशन के मेरे अब तक के सबसे करीब है। आज मैं आपको अपने जीवन की 3 कहानियां बताना चाहता हूं। इतना ही, कोई बड़ी बात नहीं, बस 3 कहानियां। पहली कहानी डॉट्स जोड़ने के बारे में है। पहले 6 महीनों के बाद मैंने रीड कॉलेज छोड़ दिया, लेकिन फिर वास्तव में छोड़ने से पहले अगले 18 महीनों तक ड्रॉप इन के रूप में वही रहा। तो फिर मैंने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? मेरे जन्म से पहले इसकी शुरुआत हो गई थी। मेरी जैविक माँ एक युवा अविवाहित कॉलेज ग्रेजुएट छात्रा थी और उसने मुझे गोद लेने का फैसला किया। वह बहुत दृढ़ता से महसूस करती थी कि मुझे कॉलेज के स्नातकों द्वारा गोद लिया जाना चाहिए। इसलिए एक वकील और उसकी पत्नी द्वारा जन्म के समय मुझे गोद लिए जाने की पूरी तैयारी थी, सिवाय इसके कि जब मैं बाहर आया तो उन्होंने आखिरी मिनट में फैसला किया कि वे वास्तव में एक लड़की चाहते हैं। तो मेरे माता पिता, जो प्रतीक्षा सूची में थे, को आधी रात में फोन आया, हमारे यहाँ एक अप्रत्याशित बच्चा हुआ है, क्या आप उन्हें चाहते हैं? उन्होंने कहा, बेशक। मेरी जैविक माँ को बाद में पता चला कि मेरी माँ ने कभी कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं किया था और मेरे पिता ने कभी हाई स्कूल से ग्रेजुएट नहीं किया था। उसने गोद लेने के अंतिम कागजात पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। कुछ महीने बाद ही वह तब मानी जब मेरे माता पिता ने वादा किया कि मैं किसी दिन कॉलेज जाऊंगा। और 17 साल बाद मैं कॉलेज के लिए गया, लेकिन मैंने भोलेपन से एक ऐसा कॉलेज चुना जो लगभग स्टैनफोर्ड जितना महंगा था और मेरे कामकाजी वर्ग के माता पिता की सारी बचत मेरे कॉलेज की ट्यूशन पर खर्च हो रही थी। 6 महीने के बाद मैं इसमें मूल्य नहीं देख सका। मुझे नहीं पता था कि मैं अपने जीवन के साथ क्या करना चाहता हूँ और ये भी नहीं पता था कि कॉलेज मुझे इसमें कैसे मदद करेगा। और यहाँ मैं वह सारा पैसा खर्च कर रहा था जो मेरे माता पिता ने अपने पूरे जीवन में बचाया था। इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया और भरोसा किया कि सब ठीक हो जाएगा। उस समय ये काफी डरावना था, लेकिन पीछे मुड़कर देखें तो ये मेरे अब तक के सबसे अच्छे निर्णयों में से एक था। जैसे ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी, मैं उन आवश्यक कक्षाओं को लेना बंद कर सकता था जिनमें मेरी रुचि नहीं थी और उन कक्षाओं को छोड़ना शुरू कर देता था जो दिलचस्प लगती थी। उस समय रीड कॉलेज शायद देश में सबसे अच्छी सुलेख शिक्षा प्रदान करता था। पूरे परिसर में हर पोस्टर, हर दराज पर हर लेबल खूबसूरती से हाथ से लिखा गया था। क्योंकि मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी और मुझे सामान्य कक्षाएं नहीं लेनी पड़ी, इसलिए मैंने ये सीखने के लिए सुलेख कक्षा लेने का फैसला किया कि ये कैसे करना है। मैंने सेरिफ और सेंस सेरिफ टाइपफेस के बारे में सीखा, विभिन्न अक्षर संयोजनों के बीच स्थान की मात्रा को अलग अलग करने के बारे में, महान टाइपोग्राफी को महान बनाने के बारे में। यह सुंदर, ऐतिहासिक, कलात्मक रूप से सूक्ष्म था जिसे विज्ञान पकड़ नहीं सकता और मुझे ये आकर्षक लगा। इनमें से किसी को भी मेरे जीवन में किसी भी व्यावहारिक अनुप्रयोग की आशा नहीं थी, लेकिन 10 साल बाद जब हम पहला मैकिंटोश कंप्यूटर डिजाइन कर रहे थे तो सब कुछ मेरे सामने आ गया और हमने मैक में ये सब बनाया है। ये सुंदर मुद्रणकला के साथ पहला कंप्यूटर था। यदि मैंने कॉलेज में उस एकल पाठ्यक्रम को कभी नहीं छोड़ा होता तो मैक में कभी भी कई टाइपफेस या आनुपातिक रूप से दूरी वाले फॉन्ट नहीं होते। और चूंकि विंडोज ने अभी मैक की नकल की है, इसलिए संभावना है कि किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में ये नहीं होगा। यदि मैंने कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी होती तो मैं इस सुलेख कक्षा में कभी नहीं जाता और व्यक्तिगत कंप्यूटरों में शायद वह अद्भुत टाइपोग्राफी नहीं होती जो उनमें होती है। निसंदेह जब मैं कॉलेज में था तो आगे की ओर देखते हुए बिंदुओं को जोड़ना असंभव था, लेकिन 10 साल बाद पीछे मुड़कर देखने पर यह बिल्कुल स्पष्ट था। मेरी दूसरी कहानी प्यार और धोखा देने के बारे में है। मैं भाग्यशाली था, मुझे जीवन के आरंभ में ही वह मिल गया जो मुझे करना पसंद था। जब मैं 20 साल का था तब वोज और मैंने अपने माता पिता के गैराज में एप्पल की शुरुआत की थी। हमने कड़ी मेहनत की और 10 वर्षों में एप्पल एक गैराज में हम दोनों से बढ़कर 4000 से अधिक कर्मचारियों वाली $2 बिलियन की कंपनी बन गई। हमने 1 साल पहले ही अपनी बेहतरीन रचना मैकिंटोश रिलीज की थी
और मैं अभी 30 साल का हुआ था और फिर मुझे निकाल दिया गया। आपके द्वारा शुरू की गई कंपनी से आपको कैसे निकाला जा सकता है? खैर, जैसे जैसे एप्पल का विकास हुआ, हमने अपने साथ कंपनी चलाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को काम पर रखा जिसके बारे में मुझे लगा कि वह बहुत प्रतिभाशाली है। और पहले साल तक सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन फिर भविष्य के बारे में हमारी सोच अलग अलग होने लगी और आखिरकार हमारे बीच मतभेद हो गए। मुझे सचमुच कुछ महीनों तक नहीं पता था कि क्या करना है। मुझे लगा कि मैंने उद्यमियों की पिछली पीढ़ी को निराश कर दिया है कि जब यह मुझे सौंपा जा रहा था तो मैंने कमान छोड़ दी थी। मैं डेविड पैकर्ड और बॉब नॉयस से मिला और इतनी बुरी तरह खराब होने के लिए माफी मांगने की कोशिश की। मैं सार्वजनिक रूप से बहुत असफल था और मैंने घाटी से भागने के बारे में भी सोचा था, लेकिन धीरे धीरे मुझे कुछ एहसास होने लगा। मैंने जो किया वह अब भी मुझे पसंद है। एप्पल की घटनाओं में जरा भी बदलाव नहीं आया। मुझे अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन मैं अभी भी प्यार में था और इस तरह मैंने आरंभ करने का फैसला किया। तब मैंने इसे नहीं देखा था, लेकिन यह पता चला कि एप्पल से निकाल दिया जाना सबसे अच्छी बात थी जो मेरे साथ कभी भी हो सकती थी। सफल होने के भारीपन की जगह फिर से नौसिखिया होने के हल्केपन ने ले ली। हर चीज के बारे में कम आश्वस्त होना, इसने मुझे अपने जीवन के सबसे रचनात्मक दौर में प्रवेश करने के लिए मुक्त कर दिया। अगले 5 वर्षों के दौरान मैंने नेक्स्टी नाम से एक कंपनी शुरू की, पिक्सर नाम से एक और कंपनी शुरू की और मुझे एक अद्भुत महिला से प्यार हो गया जो मेरी पत्नी बनी। पिक्सर ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म टॉय स्टोरी बनाई और अब यह दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। घटनाओं के एक उल्लेखनीय मोड़ में एप्पल ने नेक्स्टी को खरीद लिया। मैं एप्पल में लौट आया और नेक्स्टी में हमने जो तकनीक विकसित की वह एप्पल के वर्तमान पुनर्जागरण के केंद्र में है और लॉरेने और मेरे पास है एक अद्भुत परिवार एक साथ। मुझे पूरा यकीन है कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये भयानक स्वाद वाली दवा थी, लेकिन मुझे लगता है कि मरीज को इसकी जरूरत थी। कभी कभी जिंदगी आपके सिर पर ईंट से वार करती है। विश्वास मत खोना। मुझे पूरा विश्वास है कि केवल एक चीज जिसने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया वह ये थी कि मैंने जो किया वह मुझे पसंद आया। आपको वह ढूंढना होगा जो आपको पसंद है और ये आपके काम के लिए उतना ही सच है जितना कि आपके प्रेमियों के लिए। आपका काम आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा भरने वाला है और वास्तव में संतुष्ट होने का एकमात्र तरीका वह काम करना है जिसे आप महान कार्य मानते हैं। और महान कार्य करने का एकमात्र तरीका ये है कि आप जो करते हैं उससे प्यार करें। यदि आपको ये अभी तक नहीं मिला है तो खोजते रहें, समझौता मत करो। दिल के सभी मामलों की तरह जब आप इसे पा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और किसी भी महान रिश्ते की तरह जैसे जैसे साल बीतते हैं ये और भी बेहतर होता जाता है। तो जब तक आप इसे खोज नहीं लेते तलाश करते रहिए, समझौता मत करो। मेरी तीसरी कहानी मृत्यु के बारे में है। जब मैं 17 साल का था मैंने एक उदाहरण पढ़ा जो कुछ इस प्रकार था, यदि आप प्रत्येक दिन ऐसे जीते हैं जैसे कि यह आपका आखिरी दिन था तो किसी दिन आप निश्चित रूप से सही होंगे। इसका मुझ पर प्रभाव पड़ा और तब से पिछले 33 वर्षों से मैं हर सुबह दर्पण में देखता हूँ और खुद से पूछता हूँ अगर आज मेरे जीवन का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही करना चाहूंगा जो मैं करने वाला हूँ आज करो। और जब भी लगातार कई दिनों तक उत्तर नहीं आता है तो मुझे पता चलता है कि मुझे कुछ बदलने की जरूरत है। ये याद रखना कि मैं जल्द ही मर जाऊंगा जीवन में बड़े विकल्प चुनने में मेरी मदद करने वाला सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि लगभग हर चीज, सभी बाहरी अपेक्षाएं, सारा गर्व, शर्मिंदगी या असफलता का सारा डर, ये चीजें मौत के सामने खत्म हो जाती हैं। केवल वही बचता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। मुझे पता है कि ये याद रखना कि आप मरने वाले हैं ये सोचने के जाल से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपके पास खोने के लिए कुछ है। तुम तो पहले से ही नग्न हो, अपने दिल की बात न मानने का कोई कारण नहीं है। लगभग 1 साल पहले मुझमें कैंसर की पहचान की गई। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ
और उसमें स्पष्ट रूप से मेरे अग्न्याशय में एक ट्यूमर दिखाई दिया। मुझे ये भी नहीं पता था कि अग्न्याशय क्या होता है। डॉक्टरों ने मुझे बताया कि ये निश्चित रूप से एक प्रकार का कैंसर है जो लाइलाज है और मुझे 3 से 6 महीने से अधिक जीवित रहने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मेरे डॉक्टर ने मुझे घर जाने और अपने मामलों को व्यवस्थित करने की सलाह दी, जो मरने के लिए तैयार रहने के लिए डॉक्टर का कोड है। इसका मतलब है कि आप अपने बच्चों को वह सब कुछ बताने का प्रयास करें जो आपने सोचा था कि आपके पास अगले 10 वर्षों में उन्हें कुछ ही महीनों में बताने का प्रयास करना होगा। इसका मतलब ये सुनिश्चित करना है कि सब कुछ व्यवस्थित है ताकि ये आपके परिवार के लिए जितना संभव हो सके उतना आसान हो। इसका मतलब आप सबको विदा कहना। मैं सारा दिन की निदान के साथ रहते थे। बाद में उस शाम मेरी बायोप्सी हुई, जहां उन्होंने मेरे गले के नीचे पेट से होते हुए और मेरी आंतों में एक एंडोस्कोप डाला, मेरे अग्न्याशय में एक सुई डाली और ट्यूमर से कुछ कोशिकाएं निकाली। मुझे बेहोश कर दिया गया था, लेकिन मेरी पत्नी जो वहां मौजूद थी ने मुझे बताया कि जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे कोशिकाओं को देखा तो डॉक्टर रोने लगे, क्योंकि ये अग्न्याशय कैंसर का एक बहुत ही दुर्लभ रूप निकला जिसे सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। मेरी सर्जरी हुई और मैं अब ठीक हूँ। ये मौत का सामना करने के मेरे सबसे करीब था और मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ दशकों तक ये मेरे सबसे करीब होगा। इससे गुजरने के बाद अब मैं आपसे यह बात कुछ अधिक निश्चितता के साथ कह सकता हूँ, जब मृत्यु एक उपयोगी लेकिन विशुद्ध बौद्धिक अवधारणा थी। कोई भी मरना नहीं चाहता है, यहाँ तक कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वे वहाँ पहुँचने के लिए मरना नहीं चाहते। और तब भी मृत्यु एक ऐसा ठिकाना है जिसे हम सब साझा करते हैं। इससे कोई भी नहीं बच सका है और ये वैसा ही है जैसा होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु संभवतः जीवन का सबसे अच्छा आविष्कार है। ये जीवन का परिवर्तन कारक है। यह नए के लिए रास्ता बनाने के लिए पुराने को साफ करता है। अभी आप नए हैं, लेकिन अब से कुछ ही देर बाद आप धीरे धीरे पुराने हो जाएंगे और दूर हो जाएंगे। इतना नाटकीय होने के लिए क्षमा करें, लेकिन यह बिल्कुल सच है। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और का जीवन जीकर बर्बाद न करें। हठधर्मिता में न फंसे अनुस्वर जो दूसरे लोगों की सोच के परिणामों के साथ जीना है। दूसरों की राय के शोर में अपनी आंतरिक आवाज को दबने न दें और सबसे महत्वपूर्ण, अपने दिल और अंतर्ज्ञान का पालन करने का साहस रखें। वे किसी तरह पहले से ही जानते हैं कि आप वास्तव में क्या बनना चाहते हैं, बाकी सब गौण है। जब मैं छोटा था तो द होल अर्थ कैटलॉग नामक एक अद्भुत प्रकाशन था जो मेरी पीढ़ी की बाइबल में से एक था। इसे यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेनलो पार्क में स्टीवर्ट ब्रांड नाम के एक व्यक्ति ने बनाया था और उन्होंने इसे अपने काव्यात्मक स्पर्श से जीवंत कर दिया। ये 1960 के दशक के उत्तरार्ध में था, पर्सनल कंप्यूटर और डेस्कटॉप प्रकाशन से पहले, इसलिए ये सब टाइपराइटर, कैंची और पोलरॉइड कैमरों से बनाया गया था। ये गूगल के आने से 35 साल पहले पेपरबैक रूप में गूगल की तरह था। ये आदर्शवादी था और साफ सुथरे उपकरणों और महान विचारों से भरा हुआ था। स्टीवर्ट और उनकी टीम ने द होल अर्थ कैटलॉग के कई अंक निकाले और फिर जब ये अपना काम पूरा कर चुका तो उन्होंने एक अंतिम अंक निकाला। ये 1970 के दशक के मध्य की बात है और मैं आपकी उम्र का था। उनके अंतिम अंक के पिछले कवर पर सुबह सुबह एक ग्रामीण सड़क की तस्वीर थी। अगर आप इतने साहसी होते तो शायद आप खुद को इस पर हिचकोले खाते हुए पाते। इसके नीचे ये शब्द थे, भूखे रहो मूर्ख रहो। हस्ताक्षर करते समय ये उनका विदाई संदेश था, भूखे रहो मूर्ख रहो। और मैंने हमेशा खुद के लिए ये कामना की है और अब जब आप नए सिरे से शुरुआत करने के लिए ग्रेजुएट हो रहे हैं तो मैं आपके लिए यही कामना करता हूँ, भूखे रहो मूर्ख रहो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।